नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजा का धर्म होता है जनता के साथ न्याय करना, बिना भटकाए बिना उलझाए जनता को उसका हक दिलाना। आज 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता हुई। रेप के बाद उसकी हत्या हुई। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में गुस्सा फूटा। कोलकाता में डॉक्टर्स पिछले 25 दिनों से सड़कों पर बैठे, आज भी बैठे हुए हैं। इस वक्त जब आप ये शो देख रहे हैं, उस वक्त भी डॉक्टर्स कोलकाता में न्याय की मांग कर रही हैं। दीदी भी सड़क पर उतरी और कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर रेपिस्ट को फांसी देने का बिल लेकर आऊंगी। और दीदी ने इसके लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र भी बुलाया। स्पेशल सेशन में अपराजिता बिल लेकर आई। बिल को पास भी करा लिया गया। लेकिन इस बिल में ऐसा क्या है जो 10 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिला सकता है, और क्या वाकई में यह संभव है? इस बिल में ऐसा क्या खास है? क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं और ये भारतीय न्याय संहिता से कितना अलग है? आज मैं एक एक डिटेल आपके सामने रखूंगी। बंगाल में जो एंटी रेप बिल पास हुए हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान, आज जब दूसरा दिन था, पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री ने विधानसभा में अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 पेश किया। इसका बीजेपी ने भी पूरा सपोर्ट किया और यह बिल विधानसभा से ध्वनि मत से पास भी हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बिल में आखिर है क्या, और क्या वाकई में ये बिल 10 दिन के अंदर अंदर किसी रेपिस्ट को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता है, और क्या ये भारत में संभव है? पहले आपको बता दें कि ये बिल है क्या। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024, जिसका नाम रखा गया, ये बिल रेप और यौन शोषण के मामलों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लाया गया है। यानी कि जो पुराना बिल है उसे अमेंड किया गया है। नए कानून के तहत रेप के दोषी को रेप के मामले में 36 दिन के अंदर अंदर पहले तो जांच पूरी करनी होगी, और इसके लिए 21 प्लस यानी कि 15 दिन का फॉर्मूला तैयार किया गया है। कितना? 21 प्लस 15 दिन का फॉर्मूला। अब 21 प्लस 15 क्या है वो भी आपको बताऊंगी। साथ ही हर एक जिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसे डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी लीड करेगा। अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 में रेपिस्ट के लिए फांसी का इंतजाम किया गया है। इस नए कानून में कहा गया है कि अगर रेप के दौरान विक्टिम की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में रेप के दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। रेप पीड़िता के कोमा में जाने पर सजाए मौत का प्रावधान है। मतलब ये कि उन रेपिस्ट को ही फांसी होगी जिस केस में पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा की स्थिति में चली जाती है। लेकिन इसके अलावा दूसरी स्थिति में उम्र कैद का प्रावधान रखा गया है। बिल में यह कहा गया है कि गैंग रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाए। इसमें उसे सारी उम्र जेल में रखा जाए। इस दौरान उसे पूरी जिंदगी अपनी जेल में ही काटनी पड़ेगी। इस दौरान उसे पैरोल भी ना दी जाए। कानून सख्त किया गया। मौजूदा कानून के तहत उम्र कैद की कम से कम सजा 14 साल की है। उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सजा की माफी हो सकती है, पैरोल भी दी जा सकती है, सजा कम भी की जा सकती है, लेकिन जेल में 14 साल बिताने होंगे। ममता सरकार ने नए बिल में 36 दिन के अंदर अंदर जांच पूरी करने की व्यवस्था की है, और इसके लिए 21 प्लस 15 का फॉर्मूला तैयार किया गया है। और इसके मुताबिक रेप के मामलों में जांच 21 दिन के अंदर अंदर पूरी कर ली जाएगी। लेकिन अगर किन्हीं वजहों से 21 दिन के अंदर जांच पूरी नहीं होती है, तो फिर जांच को 15 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है। समय बढ़ाने पर जो एसपी है उसे कारण बताना होगा। जिले के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी को या फिर उसके बराबर के रैंक वाले अधिकारी जो कि इस पूरी जांच की मॉनिटरिंग करेंगे, उन्हें कारण बताना होगा। और इसके लिए उससे पहले उन्हें लिखित में पूरी केस डायरी सामने रखनी होगी। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता में भी समय सीमा 60 दिन की है, यानी कि दीदी ने सिर्फ 24 दिन की ही कमी की है। अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 में टास्क फोर्स के गठन की बात की गई है। नए बिल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव है, जिसका नाम अपराजिता टास्क फोर्स रखा गया है। इसकी अगुवाई डीएसपी करेंगे।
ये टास्क फोर्स नए प्रावधानों के तहत मामलों की जांच करेगी। इस फोर्स में अनुभवी पुलिसकर्मी और तकनीकी तौर पर सक्षम कर्मचारी शामिल किए जाएंगे ताकि पीड़ित परिवार को जांच के दौरान बार बार मानसिक आघात से बचाया जा सके। साथ ही नए कानून में रेप के मामलों में जल्द फैसलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के तर्ज पर ही अपराजिता फास्ट ट्रैक कोर्ट ये नाम दिया गया है। आपको बता दें कि केंद्र के भी जो कानून है उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान है और इसके लिए मोदी सरकार ने 2019 में ही ये नियम पहले ही बना लिया है, तो इस लिहाज से केवल नाम बदल रहा है। अब आप ये देखिए, ऐसा नहीं है कि देश में रेप और दूसरे अपराधों के लिए कानून नहीं है। इसके लिए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भी कड़े कानून हैं, जिसमें ममता बनर्जी ने संशोधन किया है। बीएनएस के जिन धाराओं में संशोधन किया गया है उसमें सेक्शन 64 है, इसमें रेप के लिए सजा का प्रावधान है। सेक्शन 66 जिसमें पीड़िता की मौत पर सजा का प्रावधान है। सेक्शन 71 जिसमें गैंग रेप में सजा का प्रावधान है और सेक्शन 71 जिसमें वैसे अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान है जो बार बार ऐसा कृत्य करता है। सेक्शन 72(1) पीड़िता की पहचान बताने के मामले में संशोधित किया गया है। सेक्शन 73 में अदालत के आदेश के बिना खबर दिखाने या फिर उसे प्रकाशित करने पर सजा का प्रावधान भी है। साथ ही 124 में जो एसिड अटैक के मामले में सजा तय की गई है उसमें भी बदलाव किया गया। सेक्शन 65(1), 65(2) और 72 को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 12, 16 और 18 से कम उम्र के दोषियों को सजा दी जाती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना यह है कि वो इस कानून के जरिए केंद्रीय कानून की खामियों को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। नारी सुरक्षार स्वार्थे আমাদের মা বোনেরা ভাইয়েরা যে লড়াই করছেন, সিভিক সোসাইটি থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা, আমি সবাই, আমার লাইনে আসতে অনেক টাইম লাগবে, আপনার ট্রেনটা বেলাইন হয়ে গেছে, ওটা সামলান আগে। আমি আপনাদের বলি, আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা অভিনন্দন নয়, আমার সমবেদনা পরিবারকে জানাচ্ছি, নির্যাতিত পরিবারকে। তার নাম তো নিতে পারি না। যে মেয়েটি নির্যাতিত হয়েছে তার জন্য আমি শোক জ্ঞাপন করছি। আমরাও এখন উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফ্রম সিবিআই। বিচার চাই, বিচার চাই, তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। আমি প্রথম থেকেই বলি, আমরা কিন্তু ফাঁসি চেয়েছি প্রথম থেকে। কেন চেয়েছি? আজকে যারা, আমি আইনের কথায় পড়ে আসছি, বিরোধী দলনেতা কতকগুলো কথা বললেন, রুলসে পরিণত করার দায়িত্ব কার্যকর হবে কি? গভর্নরকে, মাননীয় গভর্নরকে বলুন এটাকে সই করে দিতে বিলটা, তারপরে যদি কার্যকর না হয় তার দায়িত্ব আমাদের, তার দায়িত্ব আমাদের। দেখবেন এই নতুন বিলের তাৎপর্য তিনটি। তাৎপর্যটা বুঝুন। 1 নম্বর বর্ধিত শাস্তি, 2 নম্বর দ্রুত তদন্ত, 3 নম্বর দ্রুত ন্যায় বিচার। ममता बनर्जी के एंटी रेप बिल का बीजेपी ने भी समर्थन किया है। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को गारंटी देनी होगी कि ये बिल तुरंत लागू होगा। আপনারা এই বিলটা তাড়াহুড়া করে এনেছেন কেন? আমরা চাইলে বলতে পারতাম ল অ্যান্ড জুডিশিয়ারি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে গেছে কিনা। আমরা চাইলে বলতে পারতাম পার্লামেন্টারি প্রসিডিওর এন্ড প্র্যাকটিস অনুযায়ী সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান, কিন্তু না, আমরা বলছি না। উই ওয়ান্ট এক্সিকিউশন অফ দিস ল ইমিডিয়েটলি। দায়িত্ব আপনাদের। এই হাউস আরো 1.5 বছর থাকবে। আমরা উই ওয়ান্ট রেজাল্ট, রেসপন্সিবিলিটি গোজ টু গভর্নমেন্ট। আমরা একটাও ভোটাভুটি চাইবো না, আমরা ডিভিশন চাইবো না,
ফুল সাপোর্ট। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সুন্দর করে শুনবো, উনি যা মনে আসেন বলবেন, কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু আপনাকে গ্যারান্টি দিতে হবে ইমিডিয়েট এক্সিকিউশন অফ দিস বিল। शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि वो इस बात की गारंटी चाहते हैं कि ये बिल तुरंत लागू हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिल को लागू करने में दिक्कत क्या है। तो आपको बता दें, ये बिल अब विधानसभा में तो पास हो गया है, अब ये राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के साथ ये बिल राष्ट्रपति के पास भी भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों में बदलाव है। ऐसे में राष्ट्रपति की मंजूरी भी लेनी जरूरी है। जब तक कि राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती, ये बिल कानून का रूप नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें बीएनएस और बीएनएसएस में बदलाव किया गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही इसका एग्जीक्यूशन हो पाएगा, ये बिल कानून बन पाएगा। विमेन एंड चाइल्ड सिक्योरिटी को लेकर बिल लाने वाली ममता बनर्जी कोई पहली मुख्यमंत्री नहीं है। ये क्रेडिट आप केवल उन्हें नहीं दे सकते, उसके पहले भी 2 राज्यों ने इस तरीके के इसी मुद्दे पर कानून बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। आंध्र प्रदेश ने साल 2019 में दिशा बिल लाने की कोशिश की थी, साल 2019 में। साल 2020 में शक्ति बिल लाने की मुहिम भी छेड़ी गई, लेकिन बिल को मंजूरी नहीं मिल पाई। महाराष्ट्र में भी ये प्रयास किया गया। ममता बनर्जी भी अच्छी तरह से ये जानती हैं कि इस बिल में खामियां हैं, ऐसे में इनका पास हो पाना संभव नहीं दिख रहा है, इसलिए वो अभी से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घेरने की अपनी राजनीतिक लड़ाई शुरू कर चुके हैं। আগেকার দিনে তৈরি হয়েছে মেডিকেল কলেজগুলো, কিছু ডাক্তার কিছু নার্সদের যাওয়ার জন্য যে রাস্তাগুলো আছে গাছে ঢাকা বা অনেকটা খালি, এগুলো আমরা করিনি, অনেক দিন দীর্ঘদিন আগেকার। কিন্তু আমি অলরেডি হেলথ সেক্রেটারিকে ডেকে বলেছি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে, প্রত্যেকটা রাস্তা তোমরা চেষ্টা করো কভার আপ করার, যেখান দিয়ে নার্স মহিলা ডাক্তাররা যাতায়াত করে বা অন্য ডাক্তাররাও। হয়তো একটু টাইম লাগবে, কিন্তু আমি 100 কোটি টাকা দিয়েছি, এর জন্য স্যাংশন করেছি আমরা। সিসিটিভি লাগাও সব জায়গায়, এবং যে জায়গাগুলো কভার করবে সেখানে আলো দাও। এছাড়াও যেখানে রেস্টরুম নেই সেখানে রেস্টরুমও করে দাও। তাছাড়াও আমরা একটা নারী সুরক্ষা, যেটা রাত্রি সাথী করেছি, যেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে মহিলারা যত কম সম্ভব 12 ঘন্টা ডিউটি করবে, যদি এমার্জেন্সি থাকে তার ডিউটি ডাক্তার বাড়াবে। আইনে পাশ হলে এটা একটা ইতিহাস, রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে এটা আইনে পাশ হবে, এবং এটা আইনে পাশ হলে এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে, এবং সব রাজ্য এটাকে আগামী দিন মডেল করবে, মনে রাখবেন। আর প্রধানমন্ত্রী করতে পারেনি বলে আমরা করেছি। প্রধানমন্ত্রী, আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি, বিজেপি মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করছি, রাজ্যে যে মুখ্যমন্ত্রীরা আছে পদত্যাগ দাবি করছি, আর অপোজিশন লিডার গুলি চালাবার কথা বলেছেন তাকেও পদত্যাগের দাবি করছি। बंगाल विधानसभा में जो एंटी रेप बिल पेश हुआ, उसमें 10 दिन में फांसी की सजा की बात है, लेकिन आपको कानूनी प्रक्रिया पता होनी चाहिए जो ये बताती है कि इतनी जल्दी फांसी की सजा दरअसल संभव ही नहीं है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जरा बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको लिए चलती हूँ, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुना दी तो फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रख दिया तो एक और ऑप्शन बाकी रहता है, राष्ट्रपति से क्षमा की याचिका। एक पत्र ये भी एक विकल्प है, तो क्षमा याचिका खारिज होने के बाद ही फांसी। आपको क्या लगता है कि केवल 10 दिन के अंदर ये पूरा काम हो सकता है? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति अगर क्षमा याचिका नामंजूर कर देती हैं, तब ऐसी परिस्थिति में फांसी होगी। डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी कोलकाता में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जूनियर डॉक्टर्स आज भी कोलकाता के लाल बाजार इलाके में धरना दे रहे हैं।
रेप और मर्डर की पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जो हमारा जो मांग है वो तो मांग तो जस्टिस के लिए है, एक ट्रूथ के लिए फाइट कर रहा है। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर, उसके ऊपर रेप्ड हुआ है, मर्डर हुआ है उसके वर्किंग प्लेस में, इससे हेनस क्राइम और नहीं हो सकते। इसमें डॉक्टर लोगों के साथ सोसाइटी के हर एक आदमी खड़ा है एक डिमांड के लिए। इसमें कोई पॉलिटिकल का बात नहीं, पॉलिटिशियन का बात नहीं है, कोई जो राजनीति है उसका रंग नहीं है इस पे। तो कोई भी एमएलए एमपी जो कहे उसको ये जो प्रोटेस्टिंग डॉक्टर उसको ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, जो कमेंट किया गया है कि डॉक्टर्स के साथ कंपेयर किया गया है बुचर्स के साथ, देखिए हम लोग एक शांतिप्रिय भाव प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग का जो डिमांड है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो भी इंसिडेंट हुआ है, हिनस क्राइम हुआ है, आज 23 डेज पास हो गया है, अभी भी जो तिलोत्तमा का जो मतलब जो खून के साथ जो लिंक है, जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है, वो अभी तक भी कोई भी सामने नहीं आया। हालांकि ये सीबीआई के हाथ में गया है, सीबीआई भी जांच कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी अराउंड 23 डेज पास्ट, सो अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। तो इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक प्रोटेस्ट में हम लोग को डिमांड और भी ज्यादा है कि जो मतलब जो राज्य सरकार का जो पुलिस है, जो कोलकाता पुलिस है, उसका जो पर्टिकुलर रोल है वो हम लोग को बहुत सस्पिशियस लग रहा है। कोलकाता कांड में इंसाफ को लेकर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो अपने लिए सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी विधायक डॉक्टर्स को कसाई बोल रहे हैं। टीएमसी विधायक लवली मोइत्रा ने डॉक्टर्स को कसाई कह दिया। কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা। এরপর দিন আন্দোলনের নামে মানুষকে গরিব মানুষ যারা চিকিৎসার জন্য আসে, যারা গ্রাম বাংলা থেকে আসে, যারা প্রান্তিক এলাকা থেকে আসে, যাদের চিকিৎসা করার ক্ষমতা নেই প্রাইভেট হসপিটালে গিয়ে, আজকে তারা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, তাদের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না। এরা মানবিক, এরা মানুষ। কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা, কসাইতে পরিণত হচ্ছে দিনের পর দিন ডাক্তাররা। इतना गुस्सा उनका तब क्यों नहीं निकलता जब ये डॉक्टर्स खराब परिस्थितियों में 36 घंटे लगातार काम करते रह जाते हैं? तब क्यों नहीं इतना आक्रोश निकलता? आज जब ये डॉक्टर्स अपनी एक साथी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तब यही जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है आज वो कसाई हो गए हैं। इधर कोलकाता कांड में सीबीआई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और उसका सिक्योरिटी पर्सन अफसर अली भी शामिल है। 2 वेंडर विप्लव सिन्हा और सुमन हजारा को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि संदीप घोष ने अपने कार्यकाल में नियमों को ताक पर रखकर मोटे कमीशन के लालच में विप्लव और सुमन को टेंडर दिया था। लेकिन इस बीच ज्वाइंट डॉक्टर फोरम ने संदीप घोष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज ज्वाइंट डॉक्टर फोरम के मेंबर डॉक्टर सुकांत चक्रवर्ती सीबीआई दफ्तर पहुंचे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में करप्शन से जुड़े हुए सबूतों के डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आए, जो सीबीआई के हाथ में थमा दिए गए। सुकांत चक्रवर्ती ने सीबीआई को संदीप घोष के साथ साथ 10 और डॉक्टर्स के नाम भी सौंपे हैं और कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में इन सभी से पूछताछ होनी चाहिए। सुकांत चक्रवर्ती ने जिन डॉक्टर्स से पूछताछ की मांग की है उनके नाम हैं डॉक्टर श्यामापद दास, डॉक्टर सुदीप्त रॉय, डॉक्टर सुशांत रॉय, डॉक्टर श्रीहिता पॉल। इनके अलावा डॉक्टर अविक डे, डॉक्टर तापस चक्रवर्ती, डॉक्टर बिरुपखा विश्वास और डॉक्टर सौरभ पाल, डॉक्टर मुस्तफिजुर रहमान, डॉक्टर आशीष पांडे। इन डॉक्टर्स से अब सीबीआई पूछताछ करने वाली है। डॉक्टर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है। यहाँ पे सीबीआई दफ्तर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं, क्या बताना चाहते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में, डॉक्टर संदीप घोष के बारे में? मेरा नाम है डॉक्टर सुकांत चक्रवर्ती। मैं जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स से रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ पे। हमने जो कंप्लेन उनको किया था सीबीआई को शनिवार को मिलके जो कंप्लेन किया था सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, उसी के कंप्लेन के कंटिन्यूएशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने आया हूँ। किस तरीके की अनियमितताओं का आरोप आप लगा रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर? बहुत पहले से सिर्फ हम नहीं, बहुत लोगों ने, वहाँ के स्टाफ्स, वहाँ के सीनियर डॉक्टर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, जूनियर डॉक्टर्स, बहुत लोगों ने कंप्लेन लगाया था। करप्शन चार्जेस था,
और हुलिगनिज्म के चार्जेस था, गुंडागर्दी के चार्जेस था। क्या जैसे कैंटीन या फिर उसके अलावा जो वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट, वो बायोलॉजिकल वेस्ट, पार्किंग, कैंटीन, मेडिसिन, कोविड किट्स, सबके बारे में करप्शन चार्जेस आया है। अभी वो सीबीआई के ऊपर है कि उसका प्रूफ करना और उनको सजा दिलाना। आप डॉक्यूमेंट्स भी देने जा रहे हैं उनको? हाँ, जो हमने जो कंप्लेन किए थे उसके डॉक्यूमेंट्स हम देने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी पीछे डॉक्टर के रेप मर्डर पर जबरदस्त सियासी घमासान है, तो वहीं इस वक्त दक्षिण भारत में इंसान मूसलाधार आसमानी आफत का शिकार है। कुछ दिन पहले तक जो तस्वीरें गुजरात से आ रही थी, आज वैसी ही तस्वीरें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आ रही हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आसमान से लगातार आफत बरस रही है, बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दोनों राज्यों में अब तक 20 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। हर तरफ केवल पानी ही पानी है, सैलाब है। निचले इलाकों में करीब 10 फीट तक पानी भर गया और जान बचाने के लिए अब घरों को छोड़कर ही जाना लोगों के पास एक ऑप्शन बचा है। दोनों राज्यों से गुजरने वाली 140 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। 54 ट्रेन डाइवर्ट है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में 1998 के बाद ऐसी बाढ़ आई है। अब तक करीब 20,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अकेले विजयवाड़ा में करीब 3.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। आंध्र प्रदेश में पिछले 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा बारिश मात्र 3 दिन में हो चुकी है और जरूरत से ज्यादा बारिश होने का ही नतीजा यह है कि शहर मानो नदी बन गई हो। घरों में पानी है, दुकानों में पानी है, मंदिरों में पानी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तस्वीरें आप देखिए। ये कृष्णा जिले का इलाका जहां पर सड़क पर जो ट्रैक्टर चल रहा है, लग रहा है कि वो एक रेस्क्यू मिशन पर है। विजयवाड़ा में कितनी बड़ी त्रासदी आई है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भर लगा सकते हैं। विजयवाड़ा शहर के कई हिस्सों में बाढ़ आने की वजह से 2.5 लाख से ज्यादा लोग बड़े परेशान हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं। इसी तरह की बाढ़ पिछली बार 1998 में आई थी। तब प्रकाशम बैराज से 9.24 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और इस बार छोड़ा गया पानी 50,000 क्यूसेक ज्यादा है। इस बार रविवार रात तक प्रकाशम बैराज से 9.7 लाख क्यूसेक पानी पहले ही छोड़ा जा चुका है। शहरों की स्थिति आप देखिए, लोग बड़े परेशान हैं। एक वीडियो में आपको दिखाती हूँ, बाढ़ का पानी कैसे घरों में दाखिल हुआ और सड़कें कैसे नदियां बन गई, वो इस तस्वीर में आप देखिए। लोग अपनी जान बचाने के लिए अब अपने ही घरों को छोड़ रहे हैं, अपने ही आशियाने अब छोड़ रहे हैं। इनके पास और कोई चारा नहीं है। विजयवाड़ा का अजीत सिंह नगर है जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजीत सिंह नगर के रोड नंबर 57 पर आप देखें, केवल इस इलाके की अगर आप बात करें तो यहाँ की आबादी 2.5 लाख की है। लोग अपने घरों में ट्रैप हो गए हैं। 2.5 लाख आबादी, आप सोचिए ये अगर यहाँ से निकलेगी तो शरण कहाँ पाएगी। कितना बड़ा चैलेंज है ये प्रशासन के लिए भी। ये देखिए, ये तस्वीर, एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे एक दूसरे को ढांढस बंधाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। त्रासदी की ये तस्वीर वाकई में रोंगटे खड़े करने वाली है। इस पर सोचिए, जो लोग इस हालात का सामना कर रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। लोग परेशान हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं और विडंबना तो देखिए, हर तरफ केवल पानी ही पानी है। सड़कों पर दरिया है, लोगों को लेकिन पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हमारी संवाददाता सुरेखा जब इस इलाके में पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो बहुत ही परेशान करने वाला था। विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर से ही उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। अजीत सिंह नगर का हाल आप देख सकते हैं कि हम बोट पे भी चढ़े हैं और बोट की हालत ऐसी है कि खस्ता है, हिल रही है। बहुत से लोग चढ़ रहे हैं इस बोट पर और चाहे वो गली हो चाहे ये गली हो, गली और कॉलोनियों के नाम अलग हैं लेकिन सब कॉलोनियां ऐसे पानी में डूबी हुई हैं। एक्टिवा चाहे गाड़ी हो या फिर लोगों के, आप सोच सकते हैं कि कमर से ऊपर तक का पानी जो है यहाँ पर लोग
पानी में लोग हैं यहाँ पर, और किस तरीके से जो है लोग बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है यहाँ पर सुरक्षित जगहों पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 5 से 6 कॉलोनियाँ ऐसी हैं, और यहाँ पर आप छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं जो अलग अलग बोटों से उस तरफ से आ रहे हैं यहाँ पर सुरक्षित जगह पर पहुँचने के लिए। और ये जो लोग, जिस बोट में मैं इस वक्त हूँ, ये वो बोट है जहाँ पर लोग करीब 5 किलोमीटर सुबह तड़के चल के आए हैं यहाँ तक, ताकि अपनों के लिए जो फंसे हुए हैं घरों में, उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान, कुछ ज़रूरी सामान जो है वो लेकर जा सके। आप कार देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो है कार तक डूबी हुई है, और लोग किस तरीके से चलकर, मजबूरी है चलकर आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये जो बोट्स है ये काफ़ी नहीं हो रही है, और लोगों को जो है किस तरीके से यहाँ तक पहुँचने में भी दिक्कत हो रही है। आप सोच सकते हैं कई लोग सुबह 5 बजे 6 बजे जो है यहाँ से करीब 5 किलोमीटर से इसी तरह पानी के अंदर से चल के पहुँचे हैं, और वापसी में क्योंकि सामान है, खाने पीने का सामान है, पानी में नहीं लेकर जा सकते, तो इसीलिए बोट का सहारा लेकर वहाँ तक पहुँच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वापसी में जो है अपनों को लेकर यहाँ पर वापस पहुँच सके। ఏ కాలనీ అమ్మా మీది? మాది బాంబే కాలనీ. బాంబే కాలనీ అన్నిటికంటే లాస్ట్ అది కాలనీ ఇక్కడ నుంచి ఓ सब। इस वक्त आंध्र प्रदेश के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन हालत जहां सबसे ज्यादा खराब है वो एनटीआर, गुंटूर, कृष्णा, जिसके अंदर विजयवाड़ा आता है। इसके अलावा एलुरु, पालनाडु, वापटला और प्रकाशम, यहाँ पर बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। पिछले 3 दिनों के अंदर अंदर आंध्र प्रदेश में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा पानी बरस चुका है। पूरे आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1 से 3 सितंबर के बीच में 42.52 mm बारिश हुई है, जबकि 14.44 mm बारिश नॉर्मल बारिश मानी जाती है। यहाँ 3 दिन में 3 गुना ज्यादा बारिश हुई है। कृष्णा जिले की बात करें तो जिसमें विजयवाड़ा आता है, यहाँ पर 1 से 3 सितंबर के बीच में 77.92 mm बारिश हुई, जबकि 14.98 mm बारिश नॉर्मल बारिश मानी जाती है। सोचिए कितनी ज्यादा बारिश हो चुकी है, यानी कि ये कि विजयवाड़ा में 3 दिन के अंदर अंदर 6 गुना ज्यादा बारिश हुई है। आज भी विजयवाड़ा में रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है। विजयवाड़ा में वापस जो है हल्की बारिश शुरू हो गई है। बारिश यानी कि चिंता का विषय है, और आप देख सकते हैं कि करीब 5 कॉलोनियों के लोग मेरे पीछे किस तरीके से चल कर आ रहे हैं, जो चल के आ पा रहे हैं चल के आ रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं जिनके लिए बोट्स लेकर जाई जा रही हैं। कई लोग जो है बच्चों के लिए, उनके घर के जो बाकी लोग सदस्य क्योंकि घर ऊपर से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए खाना लेने के लिए वहाँ से करीब 5 किलोमीटर तक 5 कॉलोनियाँ हैं। PNT कॉलोनी हो गया, बॉम्बे कॉलोनी जो सबसे आखिरी का बता रहे, अरे ये महिला गिर गई। ये आप देख सकते हैं कि कैसे क्योंकि नीचे इस तरह के हालात है कि लोग जो है यहाँ पर आ तो रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, लेकिन कैसे आए ये समझ नहीं आ रहा है। और वही लोग जो है सबके सब परेशान है। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि बॉम्बे नगर जो सबसे कॉलोनी करीब 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से चलकर आ रहे हैं खाना लेकर आने के लिए। If there is any emergency, people are coming with heart strokes, pregnancy women, not coming and taking selfies and going. Yes to AP government. आप देख सकते हैं कि कितनी नाराजगी है। जाहिर तौर पर जो है पानी में फंसे हुए लोग 3 दिन से जो है अगर लोग फंसे हैं तो जाहिर तौर पर गुस्सा जो है वो दिख रहा है। यहाँ पर इस तरीके के हालात जो है करीब ये यहाँ से लगकर सीधा जो रोड जा रहा है वहाँ पर सारी कॉलोनियाँ ऐसे ही डूबी हुई है और ज़्यादा पानी जो है वो दिख रहा है। और उसके बावजूद जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो सके और इन बोट्स के ऊपर ना निर्भर करते हुए जो आ सकते हैं वो आते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो है और जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी की किल्लत की वजह से लोगों में गुस्सा है। और वही मैं बता रही हूँ आप मेरे जेपीनेरन जप्तुनानु आधे जपना पानी की किल्लत है यहाँ पर एक जो व्यक्ति है उनको हमने देखा कि वो शायद बच्चों के लिए डाइपर लेकर यहाँ पर खरीद कर लेकर आए हैं ताकि जो वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उन लोगों को लेकर आया जा सके। लेकिन जो बच्चे हैं जिनको जब तक बोट के जरिए नहीं लेकर आया जा सकते वो नहीं आ सकते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है यहाँ तक एक व्यक्ति आए हैं और उनके घर वालों के लिए चीज़ें और सामग्री लेकर यहाँ से जा रहे हैं।
अब देखिए, जो लगातार बारिश हुई है और जो 6 गुना अधिक बारिश हुई है 3 दिन के अंदर अंदर, उसका असर क्या हुआ है कुछ तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। कमर तक पानी में डूबे हुए हैं लोग। राहत और बचाव की टीम का इंतजार कर रहे हैं। जितने निचले इलाके हैं वहां पर तकरीबन इसी तरीके के हालात हैं। विजयवाड़ा की सड़कों पर इस वक्त गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। इस वक्त यहाँ पर मौजूद हर शख्स अपनी पहली प्रायोरिटी अपनी जान को रखते हुए अपने घर के सारे साजो सामान छोड़कर निकल चुका है। पिछले 3 दिन में बेतहाशा बारिश से विजयवाड़ा के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर, नंदमुरी नगर, आंध्र प्रभा कॉलोनी, LBS नगर, वेम्बे कॉलोनी और अयोध्या नगर नदी में तब्दील हो चुकी है। इसके अलावा मधुर नगर, रामकृष्णपुरम, न्यू राज राजेश्वरी पेटा, ओल्ड राज राजेश्वरी पेटा, पिपुला रोड, पायकापुरम, शांति नगर, प्रशांति नगर, इसके अलावा जक्कमपुरी और पथपाडू में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखाई दे रहा है। विजयवाड़ा में 2 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त फंसे हुए हैं, रिहैबिलिटेशन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पूरे आंध्र प्रदेश में 4.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF की 20 टीम और NDRF की 19 टीमें लगी हुई हैं। आंध्र प्रदेश में ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर है। कृष्णा और कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी रौद्र रूप दिखा रही है। वहीं गुंटूर में कृष्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर में है हम इस वक्त, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो शहर के बीच में पानी नहीं बल्कि पानी के बीच में शहर बस गया। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां डूबी हुई हैं, जबकि बारिश जो बाढ़ आई उसकी स्थिति के बाद 3 दिन के बाद के ये हालात है। अभी हमने जैसे देखा था कि कुछ फूड पैकेज जो है वो भी यहाँ तक ऊपर से नीचे जो है उनको दिए गए, जिसको लेकर वो आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर पानी और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं इस तरीके से फ्लाईओवर के ऊपर से उन्हें दी जा रही है। और इस कॉलोनी में जो है यहाँ पर बोट चलती हुई दिख रही है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको बचाया जा सकता है, जिनको बाहर निकाला जा सकता है, उन लोगों को जो है यहाँ पर बोट के जरिए सुरक्षित जगह पर जो है वो पहुँचाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक है, लेकिन आज क्योंकि जाहिर तौर पर ट्रेन रद्द की गई हैं तो इसीलिए यहाँ पर लोग जहाँ से हो सके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। घरों के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरे घर ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर तक जो है पानी यहाँ पर दिख रहा है। और ये चर्च भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर भी पानी जो है वो हमें दिख रहा है। दरअसल 3 दिन से क्योंकि कल बारिश नहीं हुई, जिसके चलते माना जा रहा है कि करीब 1 फीट पानी जो है वो कम हुआ है, वरना अभी भी जो लोग चल के आ रहे हैं आप देख सकते हैं कमर तक उनके पानी है। और इसी पानी में डूबते वहाँ से तैरते हुए यहाँ तक अपने घरों से यहाँ तक आ रहे हैं, ताकि कम से कम उनको खाने पीने के सामान जो दिए जा रही है वो उन तक पहुँच सके और घर में जो उनके हैं उन लोगों तक खाने पीने का सामान वो पहुँचा सके। आप देख सकते हैं कि कितने बुरे हालात हैं। अभी भी 3 दिन पे भी यहाँ पर पानी कम नहीं हुआ है और अभी भी महज 1 फीट पानी जो है वही नीचे उतरा है। और अभी भी यहाँ पर खाने पीने को लेकर जो है जिस तरीके से फूड पैकेज दिए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर सब तक वहाँ पर नहीं पहुँच रही है। उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके उतना लोगों को कम से कम खाने पीने की परेशानी ना हो। तो इसीलिए जो है यहाँ पर पानी और खाने की व्यवस्था जो की जा रही है उसके तहत जो है लोगों को यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और उनको ये खाना जो है वो दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी कॉलोनी जो है वो पानी के अंदर है, डूबी हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे कोई नहीं है, जाहिर तौर पर या तो उन्होंने छत पर संरक्षण लिया होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन नेवी भी जुटी हुई है। भारतीय नौसेना ने हेलीकॉप्टर से ALH में फंसे हुए 22 कर्मियों का रेस्क्यू किया है। फंसे हुए लोगों के लिए 1000 किलो से ज्यादा खाना ऊपर से गिराया गया। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वही हो रही है कि पानी नहीं मिल रहा है। जो लोग चल के आ सकते हैं वो चल के आ रहे हैं
और बड़े बुजुर्ग जो बच्चे हैं उनको खाने पीने की दिक्कत है। खाना यहाँ पर है लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है और कोई भी अंदर नहीं पहुँच पा रहा है। हालत अभी ये है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी के लिए जो है मारामारी दिख रही है। लोग किस तरीके से हाथ उठाए खड़े हैं कि शायद उनके पास भी एक पानी का बोतल जो है वो मिल जाएगा। तो इन हालातों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पर कॉलोनियों की कॉलोनियाँ डूबी हुई हैं, लोग अभी भी ऊपर है। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला जो है तीसरे फ्लोर पर बैठी हुई है। जाहिर तौर पर कई लोग हैं जो राहत बचाव कार्य की कोशिश या फिर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश जो है टीम्स द्वारा की जा रही है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि घर पे ऊपर ही फ्लोर पे है तो वहाँ तक कम से कम सुरक्षित है, बाहर ना निकले। और लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को खाने और पीने का पानी जो है वो पहुंचाने में लोगों को आ रही है। और यहाँ पर जो है इस वक्त बोट वगैरह जो है वो इस कॉलोनी में, रामकृष्णापुरम कॉलोनी है, यहाँ पर जो है बोट के जरिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक आपने देखा किस तरीके से इंसान कुदरत के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन अब जो तस्वीर और जो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो इंसान की जद्दोजहद एक आदमखोर के खिलाफ है, एक आदमखोर के साथ है। जी हाँ, आदमखोर भेड़ियों का खौफ बहराइच में खत्म होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। यहाँ हर रोज आदमखोर के अटैक की नई नई खबरें आ रही हैं। प्रशासन का पूरा अमला खेतों को छान रहा है, घरों की रखवाली कर रहा है, लेकिन रात होते ही भेड़िए अचानक हमला बोल देते हैं और रोज नया शिकार बना रहे हैं। कभी वो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, कभी बुजुर्ग महिला होती है। भेड़ियों का नया हमला गिरधरपुरवा गांव में हुआ है। यहाँ पर भेड़िए ने एक 5 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। भेड़िए ने बच्ची के गले पर झपट्टा मारा, लेकिन खुशकिस्मती से बच्ची बच गई। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भेड़ियों के लगातार हमलों के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने 11 जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक भी की। भेड़ियों के हमले को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए भी कहा। इसके बाद यूपी सरकार ने भेड़ियों को मारने तक का फरमान जारी कर दिया है। यूपी सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से यह आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि भेड़िए के दिखने पर उन्हें गोली मारने का आदेश आखिरी विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अगर उन्हें पकड़ने के सारे विकल्प नाकाम हो तब उन्हें गोली मारी जा सकती है। इससे पहले वन विभाग भेड़ियों को जिंदा पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर चुका है। वन विभाग और पुलिस की टीम बहराइच में अभी तक 4 भेड़ियों को जिंदा पकड़ चुकी है। बताया जा रहा है कि अभी भी 2 भेड़िए फरार हैं, लेकिन रोज रोज हो रहे हमलों के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अभी तक भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 40 लोग घायल हो चुके हैं। सीएम योगी को भेड़ियों के हमले पर क्यों बैठक करनी पड़ी, ये आपको बता देती हूँ। लगातार तीसरी रात को बहराइच में भेड़ियों ने कहर ढाया। एक दिन पहले भेड़ियों के हमले में 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई, तो 65 साल की बुजुर्ग महिला घायल हो गई थी। इसके बाद बीती रात ग्राम पंचायत पहोडिया में गिरधरपुरवा गांव में भेड़िए ने 5 साल की बच्ची अफसाना को अपना निशाना बनाया। अफसाना अपनी दादी के साथ सो रही थी और तभी भेड़िया घर के अंदर दाखिल हुआ और बच्ची के गले को दबोच लिया, लेकिन दादी की नींद खुल गई और उन्होंने शोर मचा दिया, जिसके बाद भेड़िया वहां से भाग गया। बहराइच का ये गिरधरपुरवा है और यहाँ रात में इसी घर में भेड़िया आ गया। 8 साल की अफसाना है, बच्ची छोटी, यहाँ खाट पे लेटी हुई थी। भेड़िए ने हमला कर दिया। अफसाना की दादी हमारे साथ हैं। क्या हुआ, कहाँ से भेड़िया आया? यह तीर पहुड़े रहन 4 पहिया वो ऐसी से निकसा, ये ऐसी से निकसा, एक खटिया इतनी लड़का कर रहा है तो वहां से आवा, बस वही लंग पार्टी वो मिला हुआ छोड़े रहा है, तो ये हर नहीं निकसा, वहां से आवा तो जैसे चिल्लान है तैसे इतना चपटिया लिया, काया ओ देखा खून नक्ति, तो चिल्लाए लगे दादा बघवा आएगा, दादा बघवा आएगा। दौड़ लो तो एक लड़का हमारा वो जागा, तो गांव भर में सब हल्ला होएगा, सब गांव के आदमी बटोरी आए, तो लड़का देखिस भागत है और गांव के आए तले चला गया।